Good morning student, my name is भवानी सिंह and welcome to your beautiful channel Physics by BS केलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हमने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट की है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने लास्ट क्लास जो थी वो लेक्चर नंबर 1.11 उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? When the two equal and opposite charges are separated by a very small distance is known as a electric dipole। मतलब जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था उसका मतलब? तो द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते थे और वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर थी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अभी इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक लास्ट टॉपिक बच जाता है। वो टॉपिक क्या है हमारे पास? तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है या कितना टॉर्क एक्ट करता है, ये हमको आज देखना है, ठीक है। और लास्ट क्लास में डाइपोल के कारण जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, ये तीनों डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में हमने किए थे। आपको पता है कि डाइपोल जो होता है वो चार्जेस से बनता है, प्लस और माइनस चार्ज से। अगर वो प्लस और माइनस चार्जेस है इट मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे अपने अराउंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डाइपोल है तो एक्सियल लाइन ये हो जाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इक्वेटोरियल लाइन। तो इन दोनों पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी। एक्सियल लाइन पे क्या आई थी? 2kp/r³। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आई थी? kp/r³। और फिर हमने किसी एक पोलर कोऑर्डिनेट मतलब कोई डिस्टेंस r और एंगल थीटा पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर करा था। आज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, मींस टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो एनसीईआरटी से भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल हम एडवांस लेवल के भी करेंगे, ठीक है। और देखो सीबीएसई के अंदर जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन, इसका एक ही चैप्टर है। आरबीएसई में ये अलग अलग है, तो मैं अभी इसको अलग अलग करके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होने के बाद जो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे गाउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, वो हम एरिया वेक्टर के बाद में हम उसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम गाउस लॉ से पढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रियल यूज गाउस लॉ की एप्लीकेशन में ही है। तो उसको पहले वहां पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज जो है वो चैप्टर फर्स्ट जो है उसका लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम ये इसका लास्ट टॉपिक और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल आज देखने वाले हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले आपको जाके चार्ज की थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए और डाइपोल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो ही आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले जाके, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई होप सो आपने देखे होंगे और आप कंटिन्यूअस पढ़ाई भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, आप बोर्ड स्टूडेंट हो तो आप अपनी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होगी, है ना। और आपने सब कुछ प्रिपरेशन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी होगी। फिर भी अगर किसी ने नहीं की है तो अभी टाइम नहीं हुआ है तो आप उसको जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टॉर्क एंड फोर्स ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम से ही आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर थ्योरी लिख के 4 लाइन का डेरिवेशन है उसको आप देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से कुछ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती है वो इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसकी डेंसिटी भी हर जगह इक्वल होनी चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी बना पाते हो तो भी वो यूनिफॉर्म जैसा दिखना तो चाहिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, फाइन। अब देखो यहां पर रखना है आपको एक डाइपोल। अब डाइपोल को आपको किसी थीटा डिग्री पर प्लेस करना है, तो सबसे पहले यहां पर रख देंगे हम एक डाइपोल, ठीक है। ये हो जाएगा -q और ये हो जाएगा +q। और हम देख लेंगे कि इसका जो थीटा जो बन रहा है
ये थीटा डिग्री पर इस डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए, और इसको हम ए बी नाम दे सकते हैं, इस डाइपोल को ए एंड बी। अब आपको पता होगा, और ये इसको हम सेंटर दे देते हैं इसको, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी एल हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी एल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डाइपोल में प्लस और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस होती है उसको मैं 2l से ले रहा था, ठीक है। 2l एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो वो हमने इस तरह से इसको रख दिया है। अब हम क्या चाहते हैं, देखो, अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज को प्लेस करते हो तो कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। तो देखो इस ए पॉइंट पर फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, तो कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई, और एक फोर्स लग जाएगा इस पर प्लस क्यू ई पे, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो F इक्वल टू क्यू ई। अब आप देखोगे तो प्लस क्यू किधर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज ई के अलोंग मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज ई के इसके साथ चलता है, और ये अपोजिट चलता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, साथ में मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेगा, और यहां पर है इस पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों फोर्सेस जो दिख रहे हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू पर, ठीक है। देखो forces on plus q and minus q are equal and opposite to each other, so net force on dipole is 0। दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक लग रहा है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पर 0 है तो बताओ उसमें कोई मोशन हो गया, नहीं होगा। देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, उस पर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये डाइपोल जो है ये आगे मूव तो नहीं करेगा, ये बात तो है। मगर अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और उनके लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग है, देखो लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब है, देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स लग रहा है इस लाइन के अलॉन्ग, देखो ये लग रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल भी है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मगर इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। इट मींस इस पर क्या लगेगा, इस पर टॉर्क एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा, मतलब ये रोटेट होने लगेगा। मतलब देखो इस पर F इक्वल टू क्यू लगेगा, ये बॉडी ये प्लस क्यू चार्ज इधर मूव करेगा, और इस पर F इक्वल टू क्यू लगेगा तो इधर मूव करने लगेगा। तो ये भी डायरेक्शन देखो आप क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज, और ये भी डायरेक्शन क्या दिख रही है, क्लॉकवाइज। अब आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है इट मींस उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो देखिए अब हमको वो टॉर्क निकालना। नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 इट मींस देयर इज नो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब वो बॉडी, ये जो डाइपोल है ये आगे मूव तो नहीं करेगा, मगर ये इसका रोटेशनल एक्सिस हो जाएगा। देखो इसके अलोंग ये घूमने लगेगा, ऐसे इसके अलोंग ये घूमने लगेगा। तो हमको उस टॉर्क की कैलकुलेशन करनी है कि वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो देखो लेट एंड डाइपोल ए बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां रखा गया उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। वेयर टू इक्वल एंड opposite forces act along different line of action. It means torque act on dipole. It means क्या होगा, डाइपोल पे क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है। टॉर्क को आप ऐसा भी कह सकते हो, कपल ऑफ फोर्स। क्या कह सकते हो, तो टॉर्क और कपल ऑफ फोर्स। तो टॉर्क और कपल ऑफ फोर्स, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है,
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। देखो ये हो जाएगा फोर्स, दिख रहा है आपको। सर अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करनी है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी जाती है। तो देखो ये फोर्स है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, कंपोनेंट्स बना देंगे एल साइन थीटा। तो देखो ये अगर फोर्स है तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये इस प्लस क्यू के लिए हो जाएगा, इसके लिए हम दे देंगे टॉर्क फर्स्ट, ठीक है। ऐसा का ऐसा इधर माइनस क्यू पर भी होगा, देखो ये थीटा है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा और ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसमें भी देख सकते हो आप, ये लग रहा है फोर्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस टॉर्क को नाम दे देंगे हम टॉर्क 2, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या निकालना चाहते हैं, तो देखो नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, तो नेट टॉर्क ऑन डाइपोल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टॉर्क फर्स्ट एंड टॉर्क सेकंड, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, इसके लिए टॉर्क फर्स्ट के लिए हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और टॉर्क 2 के लिए भी हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप बताओ कि फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, फोर्स ऑन चार्ज, है ना, फोर्स ऑन चार्ज इन ई कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू ई, यही फोर्स लगता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज पर ये फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है इस प्लस क्यू पर, F इक्वल टू क्यू ई, और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज पर। अब माइनस क्यू चार्ज पर देखो ये लग रहा फोर्स और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी क्यू ई एल साइन थीटा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मेट आ गया। अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यही होता है। तो Q इंटू 2L को, Q इंटू 2 इंटू L को हम P लिख सकते हैं, इसको हम P लिख देंगे, तो टॉर्क इक्वल्स टू P E साइन थीटा, पी साइन थीटा लिख लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी ई साइन थीटा को आप P क्रॉस E भी लिख सकते हो और टॉर्क को आप E क्रॉस P भी लिख सकते हो, दोनों लिखा जा सकता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से कौन सा आपको लिखना है, P क्रॉस E लिख सकते हैं या E क्रॉस P लिखना है। तो देखो आपको पता है कि देखो इसके दोनों का डायग्राम, ये इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और देखो माइनस से प्लस, आपको पता है माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि इस जो डाइपोल है ये किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब आप P से E की ओर आओगे, P क्रॉस E, तभी आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आप इसका अपोजिट करो, E क्रॉस P पे जाओ, मतलब E से P पे जाओ, तो आप कैसे घूम रहे हो, देखो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है आपको कि डाइपोल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इट मींस कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सही, और ये सही नहीं है। क्लियर है। तो आपको तो बराबर P साइन थीटा को आपको लिखना चाहिए P क्रॉस E लिखना चाहिए, ठीक है। और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन किसका हो गया, तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमने टॉर्क की कैलकुलेशन कर ली। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है और मिनिमम टॉर्क कब लगता है, तो उसका हम एक स्पेशल केस देखेंगे और उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। इसको आप देख लो। देखो इसके लिए छोटे मोटे फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। F इक्वल टू क्यू ई क्या है, तो फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो P बराबर Q इंटू 2L होता है।
टॉर्क जो होता है, टॉर्क देखो फोर्स के कारण किसी बॉडी पर अगर फोर्स एक्ट करता है तो वो बॉडी लीनियरली डिस्प्लेस होती है, ट्रांसलेटरी मोशन आता है। और किसी बॉडी पर अगर टॉर्क एक्ट करता है मींस कपल ऑफ फोर्स, कपल मींस टू फोर्स, व्हेन द टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होनी चाहिए, तो उस पर टॉर्क लगता है। जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है तो बॉडी रोटेट करती है। तो अब ये डाइपोल क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा यहां पर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्पेशल केस, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने वाला हूं, लिख लिया, मिटा दूं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं। फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास है PE sin थीटा, ठीक है। इसको लेके हम नए डायग्राम बनाएंगे और उसके स्पेशल केस पढ़ते हैं। देखिए अब दोनों केसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क। क्या देखेंगे, मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, और फिर हम देखेंगे मिनिमम टॉर्क, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क, ठीक है। ये दोनों केसेस पढ़ने हैं हमको। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टॉ बराबर PE sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क आपको मैक्सिमम चाहिए, तो साइन थीटा भी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है, ±1। कब आती है, जब थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री या फिर और 270। यही तो कैसे है। तो हम डाइपोल को एक बार 90 पर रख देंगे, एक बार 270 पर रखेंगे। देखो कैसे रखा जाता है। सबसे पहले देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर मैं एक डाइपोल को ऐसे रख दूं, सपोज यहां से यहां पर रखता हूं +q और यहां रखता हूं -q, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो देखो डायरेक्शन अगर इसकी ये है तो थीटा ऐसे कैलकुलेट होगा, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब थीटा सर 270 कैसे होगा, तो यहां पर माइनस लिख दो और यहां पर प्लस लिख दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होगी बताओ, ये होगी यहां से, ये डायरेक्शन है ना ये वाली, तो यहां से कैलकुलेट होगा और ये एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। ये दोनों पोजीशन हो जाएगी। तो टॉर्क बराबर PE sin 90, PE sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, दैट इज PE। और टॉर्क बराबर PE sin 270, 270 की वैल्यू भी 1 है, तो टॉर्क बराबर PE, ठीक है। ये भी मैक्सिमम की वैल्यू है। अब देखो टॉर्क मैक्सिमम का मतलब समझो, देखो इस पर भी क्या लगेगा, F इक्वल टू +q पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू QE फोर्स लगेगा, इस पर भी लगेगा F इक्वल टू QE लगेगा, और ये इस तरह से रोटेट करने लगेगा, ठीक है। और ये कहां अलाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होकर रुक जाएगा, उसके बाद ये आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। जब हम दूसरा केस पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मतलब ये घूमेगा, ऐसा नहीं कि घूमता ही रहेगा, यहां से आएगा ये और घूमेगा और यहां पर आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज ट्राई टू अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज ट्राई टू अलाइन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सर इस पे क्या होगा, देखो तो इस पर F इक्वल टू QE इधर लगेगा और इस पर लगेगा F इक्वल टू QE अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। कुल मिला के दोनों केस में 90 पर भी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और 270 पर भी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मतलब अब देखिए इसका सेकंड केस देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस में देखो आप, में टॉर्क बराबर क्या होता है, PE sin थीटा, और टॉर्क मिनिमम के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। और थीटा के साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना होता है, 0 थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। कहां आती है वो, 0 डिग्री पर एंड 180 डिग्री पर। तो ये केस हो जाएंगे मिनिमम वाले। इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं यहां पर,
ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है और ये दूसरे वाले केस के लिए 180 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो केस हो जाएंगे, एक 0 डिग्री वाले के लिए, एक 180 डिग्री वाले के लिए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, यही है, और ये डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो साथ साथ में है। तो आपको पता है पी भी यहां साथ चल रहा है, ई भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। मतलब अब इसको मूवमेंट नहीं करना चाहिए, अगर मिनिमम टॉर्क है इसका मतलब ये डाइपोल जो है ये रोटेट नहीं करना चाहिए। तो देखो ये रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो चुका। देखो थीटा बराबर 0 के देख लो आप, नहीं तो पी बराबर टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती 0, तो टॉर्क कितना आ गया 0, दैट इज मिनिमम टॉर्क। क्या आ गया मिनिमम टॉर्क। अगर आपका डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन है, इट मींस वो अब रोटेट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं हम मिनिमम टॉर्क। और थीटा बराबर 0 वाली को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो 180 वाले केस में क्या करना है, माइनस को उधर ले लो, प्लस को इधर ले लो, मतलब माइनस क्यू को यहां रख लो और प्लस क्यू को यहां रख लो, और ये हो जाएगी डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस है इधर और डाइपोल की डायरेक्शन -2 प्लस, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 यानी देखो टॉर्क बराबर पीई साइन 180 की वैल्यू भी 0, तो टॉर्क कितना आ गया 0। ये मिनिमम वाला केसेस है, मगर इस वाले को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर ऐसा क्यों, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब वो जो डाइपोल है वो वहां पर स्टे करना चाहता है। अगर इस डाइपोल को यहां से मैं थोड़ा बहुत मूवमेंट भी दूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी दूंगा, तो वापस ये इसी जगह पर आके स्टे करेगा। मगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होगा। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे सपोज मैं इसको यहां से यहां ले जाता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस कर देता हूं। अभी ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अब देखो सॉरी माइनस क्यू है इधर और इधर क्या है प्लस क्यू है, यही कंडीशन है ना। तो देखिए अब देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, तो माइनस में किधर फोर्स लगेगा पीछे की ओर, F इक्वल्स टू माइनस क्यू, और इसमें अलोंग F इक्वल टू क्यू ई, तो ये वापस इसको यही लेके आ जाएगा। देखो अगर इसको मैं स्मॉल डिस्प्लेस भी करवाऊंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर दूंगा, तो इस पर देखो माइनस में अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, प्लस में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो वापस ये उसी जगह पे आ जाएगा। इस वजह से इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये उस पोजीशन पर सस्टेन रहना चाहता है, उस पोजीशन पर स्टे करना चाहता है। इसको हम अनस्टेबल क्यों कहते हैं, देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, सपोज देखना ये प्लस क्यू आ गया और ये माइनस क्यू आ गया। अब देखो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई इधर, और इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई इधर, ऐसे फोर्स लगेगा ना, तो ये ऐसे रोटेट होकर इधर आ जाएगा और प्लस क्यू उधर बचेगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा। तो मतलब अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर आप डाइपोल को एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोगे तो पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इट मींस इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब ये यहां पर रहना पसंद नहीं करता। देखिए इसमें क्या है, इसमें दोनों फोर्सेज यहां लग रहे हैं, देखो F इक्वल टू क्यू ई, इसमें फोर्स लग रहा है F इक्वल टू अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, ऐसे लग रहा है। इसमें देखो दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इसमें लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई टूवर्ड्स चार्जेस, इसमें क्या लग रहे हैं F इक्वल टू क्यू ई। इसी वजह से इसको हम अनस्टेबल कहते हैं, इसको हम स्टेबल कहते हैं, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब उस पर टॉर्क लगेगा और वो बॉडी रोटेट होगी, मतलब डाइपोल रोटेट होगा। और मिनिमम या 0 के लिए क्या हो जाएगा, मतलब अगर इस पोजीशन में अगर आपका डाइपोल रखे होंगे तो वो डाइपोल कभी भी क्या नहीं करेंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कोई उस पर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको हम टॉर्क 0 कहेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, और अब हम करेंगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं और जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है उस पर कुछ हम अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो दो चार्जेज हैं आपके पास, एक है आपके पास -5 माइक्रोकूलम और है आपके पास +5 माइक्रोकूलम। उसको कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया, 2L जो दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर देखा है ना, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर सेंटर, उसके सेंटर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट एक्सियल लाइन, मतलब इस वाली लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन पर, ठीक है। और एक आपको करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन पर। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे रखा है और ये जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों केस में 30 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है सेंटर से, ठीक है, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर, ये दोनों केस निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के डेरिवेशन के अगर आपको आंसर्स याद है तो, अदरवाइज आपको डेरिवेशन तो याद कर नहीं पाओगे। तो देखो क्या क्या दे रखा, पहले वो लिख लेते हैं हम। देखो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन दे रखा है, तो गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है, एक आपको दे रखी है देखो 2L डिस्टेंस, कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगी मीटर। आपको R डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻2 मीटर, फाइन। आपको चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2 चार्जेस आपको जो दे रखा है दैट इज 5 माइक्रोकुलाम, और माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो डायरेक्ट तो Q इंटू 2L होता है, तो आपके पास Q कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 और 2L कितना है 10⁻⁻2, तो आपके पास P कितना आ गया देखो, तो 5 इंटू 10⁻⁻8, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी आ गया। ये सारी वैल्यूज आपको सपोज गिवन मान लो आप, जो आपको दे रखी है, ठीक है। इसमें हमने डाइपोल मोमेंट पहले ही निकाल के रख लिया, ठीक है, यूज आएगा तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट वहां पर रख देंगे। अब देखो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन का डेरिवेशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है 2kp/r³, क्या होता है 2kp/r³, ठीक है। तो वैल्यूज रखें 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, p की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻8, r की वैल्यू कितनी बताओ 30 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व करवाना है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के। देखो 9 इंटू 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 9 90, 10⁻+9 और -8 तो कितना हो जाएगा 10⁻1। नीचे देखो 30 का क्यूब 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा इस तरह से, और 10⁻2 कितना हो जाएगा -6। ऊपर हो गया आपके पास 900, नीचे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27 और 10 10 10 तो 10⁻3 और ये 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा E एट एक्सियल, ठीक है, तो 900 अपॉन 27 10⁻6 और +3 कितना हो गया -3 ऊपर जाएगा तो +3 और E एट एक्सियल क्या हो जाएगा, या 90 कर दूं मैं 27, एक 0 को पीछे ट्रांसफर कर दूंगा 10⁻4, ठीक है, और 90 में 27 को डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कुलाम, ये हो जाएगा इसका आंसर E एट एक्सियल। अब आपको निकालना है E एट इक्वेटोरियल, दूसरा क्या निकालना है इक्वेटोरियल, फिर भी पूछा ना, तो E एट इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, E एट इक्वेटोरियल जो होता है वो E एट एक्सियल का होता है हाफ, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर होता है kp/r³, इसका होता है 2kp/r³, तो E इक्वेटोरियल जो होगा वो E एक्सियल का हाफ होगा। तो देखो E इक्वेटोरियल E एक्सियल कितना आया 3.33 10⁻4 अपॉन 2, तो 3.33 में 2 को डिवाइड करोगे तो 1.67 आएगा 10⁻4 न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। तो ये एक इजी सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल के एक्सप्रेशन याद है तो आप इसमें वैल्यू रख के आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। यूनिट हमेशा लिखनी है, ध्यान रखना है, ठीक है, इसको कॉपी करो। अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल नंबर सेकंड क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 3 मीटर। क्या दे रखा है, दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 3 मीटर। द सम ऑफ दिस चार्जेस, मतलब सम मतलब Q1 और Q2 चार्जेस का सम कितना दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम। इफ अ चार्ज रिपेल अदर चार्जेस विद द फोर्स 0.075,
दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 0.075। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बोथ द चार्जेस, हमको दोनों चार्ज की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। Q1 प्लस Q2 20 माइक्रोकूलम है, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। और Q1 Q2 को क्या कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -5 कूलम। ठीक है, और देखो आपको R कितना देर का है, 3 मीटर, और F कितना देर का है, 0.075 न्यूटन। ठीक है, ये आपको वैल्यूज दे रखी है। अब सबसे पहले हम क्या लगा लेते हैं, इसमें कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। कूलम्ब्स लॉ लगाओ, देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F कितना देर का है, 0.075, K कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 Q2 आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, R की वैल्यू आपको दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आप देखो 3 का स्क्वायर और 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.075 अपॉन 10 टू पावर 9। तो 0.075 है, 10 टू पावर 9 को ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो -9 हो जाएगा। अब इसका जो पॉइंट है ये हम ये 7 और 5 के बीच में शिफ्ट करेंगे, मतलब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ऊपर वो पावर बढ़ जाएगी, माइनस में है तो यहाँ अगर मैं इसको 7.5 लिखूंगा तो 10 टू पावर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन मेरे पास और आ गई। अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगानी होगी। आपको पता है कि आपके पास Q1 प्लस Q2 की इक्वेशन तो है, अब किसी भी तरह से आप Q1 Q2 की एक इक्वेशन और लेके आ जाओ, तो हम Q1 Q2 को वो जो 2 इक्वेशन को सोल्व करके Q1 Q2 के आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ये दोनों वैल्यूज बराबर, देखो इसको ओपन करोगे तो लास्ट में आएगा -2 Q1 Q2, इसको ओपन करोगे तो 2 इसका और 4 में से माइनस करोगे तो उधर -2 बच जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों इक्वेशन आप ओपन करके देखो, दोनों के वैल्यू एज इट इज सेम आएगी। इसका मतलब Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर को हम Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2 लिख सकते हैं। अब आपको Q1 Q2 तो दे नहीं रखा है, Q1 माइनस Q2 हमारे पास नहीं है, पर Q1 प्लस Q2 है। कितना है Q1 प्लस Q2, ये देखो 2 इंटू 10 टू पावर -5 स्क्वायर -4 Q1 इंटू Q2 7.5 इंटू 10 टू पावर -11। फाइन, इसको सॉल्व कर लो, यहां से Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान में रखना है। ये देखो 2 की पावर हो जाएगी 4, 10 की -5 इंटू 2 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 7.5 10 टू पावर -11। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो एक तो 4 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 4, एक 10 टू पावर -10 कॉमन ले ले, तो यहां कितना बच जाएगा 1, 4 कॉमन चला गया, एक बच जाएगा 7.5 और 10 टू पावर -1, यही बचेंगे ना। 10 टू पावर -10 तो बाहर कॉमन चला गया, तो एक ही पावर बचेगी अब यहां पर। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 10 टू पावर -10 1 माइनस। अब देखो इसको -1 को नीचे लाओ, 7.5 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.75, और 1 में से 0.75 माइनस करोगे कितना आएगा 1 माइनस 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। इस 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 आएगा, है ना। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 10 टू पावर -10 हो जाएगा 10 टू पावर -10। ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आपको Q1 माइनस Q2 कितना मिल जाएगा, अंडर रूट लगाओगे स्क्वायर हटा के तो 10 टू पावर -5 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ये Q1 Q2 में एक इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 2 है और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इसको सोल्व करा लेंगे। देखो सबसे पहले क्या देगा Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 हमारे पास है 2 इंटू 10 टू पावर -5, और ये कितना है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 हमारे पास है 10 टू पावर -5, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 2Q1, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -5 प्लस 10 टू पावर -5, 2Q1 क्या कॉमन आ रहा है 10 टू पावर -5, 2 प्लस 1 3, तो 2Q1 इक्वल टू 10 टू पावर -5
3, ठीक है। अब इस Q1 2 को उधर ट्रांसफर कर दें, 3/2 10 टू पावर -5, तो Q1 कितना आ जाएगा, 3/2 को 1.5 इंटू 10 टू पावर -5, और इसको हम लिख देंगे 15, पॉइंट को रिमूव करेंगे, पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, तो 10 टू पावर -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास कूलाम के अंदर। अब Q2 निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो Q1 Q2 में से, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूं Q1 प्लस Q2 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू मेरे पास आई है 15 इंटू 10 टू पावर -6, Q2 आपको निकालनी है, और ये 2 इंटू 10 टू पावर -5, तो Q2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू पावर -5, और ये -15 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 20 कर देंगे, 20 करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो कौन सी पावर, यहां पे 20 कर दिया, तो यहां 10 टू पावर -6 हो जाना है, ठीक है, और ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर -6, क्या कॉमन आ रहा है, 10 टू पावर -6, 20 -15, तो कितना बचेगा 5, तो 5 इंटू 10 टू पावर -6 क्या आ जाएगा, कूलम के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको ये वाली ट्रिक ध्यान में हो जानी चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर Q1 प्लस Q2 दे रखा है, तो हमको एक इक्वेशन Q1 माइनस Q2 भी रिक्वायर्ड होगी, जिससे हम ये यहाँ पर ये वैल्यू निकाल पाएंगे Q1 माइनस Q2 की, फिर दोनों इक्वेशनों को रख के इसको सोल्व करा लेंगे, और ये आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो, हमको अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक चार्जेस Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। एक चार्ज कोई Q है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, Q1 और Q2 पार्ट्स में, ठीक है। तो किसी एक चार्ज Q को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, Q1 और Q2 को, ठीक है, मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो आप Q2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, Q2 को हम लिख सकते हैं Q माइनस Q1, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। किसी एक चार्ज को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो Q1 Q2 में डिवाइड कर दिया, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो यहां से मैंने Q2 की वैल्यू निकाल ली। दोनों चार्जेस को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, दोनों चार्जेस को सेपरेट किया गया, एक तो हो जाएगा Q1 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q माइनस Q1, ये दूसरा चार्ज, दोनों के लिए F निकालना है, और डिस्टेंस आपको दे रखी है R, ठीक है। कैसे करना है इसका सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कूलम्ब्स लॉ लगा के देखते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू कैपिटल Q1, Q2 की वैल्यू Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका F आ गया। मगर आपको F निकालना है मैक्सिमम, क्या निकालना है, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स। चलो इस मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स के लिए क्या करेंगे, देखो अगर आपको y टेंड्स टू x दे रखा है और आपको पूछा जाए कि y की मैक्सिमम वैल्यू, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालते हो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकालते dy बाई dx को 0 पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा वाले केसेस हैं, अगर आपको मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हो, ठीक है। देखो y टेंड्स टू x है और y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम dy बाई dx को 0 रख देंगे। सेम यहां पर भी वही करना है। अब देखिए यहां पर कौन कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से, देखो आपको पता है k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो f किससे डिपेंड किया, f किससे बिलोंग कर रहा है, q1 से बिलोंग कर रहा है, तो आपको निकालना होगा df अपॉन dq1, ठीक है। तो देखो f हमको दे रखा है k q1 q माइनस q1 अपॉन r स्क्वायर, तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, ये q1 पे ही डिपेंड करता है, तो df अपॉन dq1 निकालेंगे और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम d बाय dq1, f की वैल्यू कितनी देर की बताओ, k q1 q माइनस q1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 0। बाहर क्या क्या आ जाएगा, देखो k अपॉन r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। किस किस का डिफरेंशिएशन करोगे, d बाई डी क्यू ऑफ q से मल्टीप्लाई कर दो, q1 इंटू क्यू माइनस q1 स्क्वायर
इक्वल टू 0। मैंने इस k और r स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, इसको उधर डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या बचा d बाय डी क्यू 1, ठीक है, और q1q माइनस d बाय डी क्यू 1 इंटू q1 स्क्वायर। इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, q1 को q को बाहर निकाल लो, d बाय डी क्यू 1 ऑफ डी क्यू 1 ऑफ q1 है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, और यहां पर देखो x की पावर कितना होता है 2x होता है इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा 2q1 इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, तो q इंटू 1 और 2q1 बराबर 0, तो q इक्वल टू 2q1, तो q1 कितना आ गया q बाई 2, तो आपका q2 भी कितना आ जाएगा q बाई 2 आ जाएगा। तो अगर दो कोई फोर्सेस हैं, दो कोई चार्जेस हैं q1 q2, उनकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों की वैल्यू q बाई 2 होगी, तब उसके बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वैसे, ठीक है, आपको ये कंडीशन उसके लिए याद होगी तो ही आप ये न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये अपने जेई बेस्ट एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 30, एक डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री पर प्लेस किया गया है। एट अ मोमेंट डाइपोल इज रिलीज्ड, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डाइपोल इफ मास ऑफ चार्जेस इज m। मतलब किसी मोमेंट पर जब आप इसको यहां से हम क्या करते हैं रिलीज करते हैं, तो क्या होगा, देखो ये यहां पर है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जैसे आप इसको रिलीज करोगे इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, और इसकी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो क्या होगा, ये क्या आएगा, इस पर लगेगा टॉर्क और ये डाउन में आएगा, और इनर्शिया ड्यू टू मोशन की इनर्शिया की वजह से ये यहां पर स्टेबल नहीं करेगा और ये आगे चला जाएगा, वापस इसके अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, वापस ये ऊपर आएगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक एक्सीलरेशन आ जाएगा अल्फा, वो एंगुलर एक्सीलरेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम एंगुलर एक्सीलरेशन, आप समझ जाओ। जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, मगर इनर्शिया ड्यू टू मोशन की वजह से ये आगे चला जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा, तो रेगुलर आपके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब इसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वो रेगुलर चेंज हो रहा है, इट मींस एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस क्या हो गया, उसके अंदर एक एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ क्या होता है, पीई साइन थीटा, क्या होता है पीई साइन थीटा, ये टॉर्क हो जाएगा हमारे पास पीई साइन थीटा। ओके, अब देखो अगर आपको ध्यान में हो तो हम एक्सीलरेशन के लिए एक हम टॉर्क क्या निकालेंगे, बताओ, एक टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है देखो तो F इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ये फोर्स हो गया। अगर यहां पर टॉर्क होगा तो मास की जगह आ जाएगा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सीलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये एंगुलर के लिए है, ठीक है। F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लीनियर के लिए लगता है, यहां फोर्स लगेगा तो बॉडी डिस्प्लेस करती है, टॉर्क लगता है तो बॉडी रोटेट करती है, वहां पर जो काम मास का होता है वहां काम ये काम रोटेशन में इनर्शिया का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। यहां पर एक्सीलरेशन को ए से लिखते हैं, यहां अल्फा से लिखेंगे, तो यहां पर टाउ बराबर क्या हो जाएगा बताओ, I इंटू अल्फा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, I अल्फा इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए, यहां पर इस I की वैल्यू चाहिए, I क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चाहिए, तो क्या होता है mr स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, मास और डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मास और ये हो जाएगी डिस्टेंस, तो ml स्क्वायर है ना, एंगुलर डिस्प्ले है ना, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ना, मास ये हो गया, डिस्टेंस होगी,
और एक मास ये वाला हो जाएगा, ये उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर सेंटर से, ठीक है। एक्सिस मतलब अपने रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी ml स्क्वायर। तो I कितना हो गया हमारे पास 2 ml स्क्वायर। ये वैल्यू हमको यूज करनी है I की, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या होगी 2 ml स्क्वायर इंटू एल्फा PE साइन 30, ठीक है। तो P को क्या लिख सकते हैं बताओ, Q इंटू 2L, P को E का E हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। ये कैंसिल हो जाएगा, ये L से L भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 ml अल्फा Q इंटू E। 2 से 2 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, और तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया QE अपॉन 2 ml। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये 2 से 2 साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे Q इंटू E बचा है, ये L कैंसिल हो गया 2 इंटू M इंटू L, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। फाइन, इसको कॉपी करो। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे हम। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी अपने पास एडवांस लेवल का है, इससे पिछला वाला जो किया था वो भी एडवांस लेवल का ही था, ठीक है। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो एक डाइपोल होगा, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। मान लेते हैं ये -Q और ये +Q, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा। हमको क्या करना है, फाइंड द टाइम पीरियड T ऑफ ऑसिलेशन इफ इट डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, ये डाइपोल की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर है। तो P और E जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो होता है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब इसने क्या बोला है, स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन इट विल ऑसिलेट विथ स्मॉल फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे इस तरह, +Q और -Q। हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं थीटा, ठीक है, और यहां से इसको हम क्या कर देंगे, फिर यहां से रिलीज करेंगे, तो इसके अंदर एक एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। उस एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, देखो यहां से इसको हम स्लाइटली, एक थीटा जो है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आप इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देके इसको यहां से रिलीज कर दोगे तो इनर्शिया ड्यू टू मोशन की वजह से ये आगे आएगा, फिर वापस फोर्स लेके पीछे जाएगा, तो इसके अंदर से इस तरह का एक मोशन आ जाएगा। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब एक साइकिल करने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π/ω, ठीक है। तो हमको ये फॉर्मूला लगा के उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इस पर टॉर्क लगेगा ना। जब किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो देखो क्या होगा, टो = क्या हो जाएगा PE sin थीटा। और मैंने आपको बताया कि थीटा जो है, थीटा इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो साइन थीटा को आप किसके बराबर रख दोगे, थीटा के बराबर। तो टो बराबर क्या हो जाएगा PE थीटा। अब आप एक बात देखो कि जैसे इसमें एक, जैसे कि पहले यहां पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, ठीक है, ये +Q और ये -Q। अब आप इसको उधर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उधर दे रहे हो ना थीटा से, तो इसके अंदर एक एंटी टॉर्क स्टोर हो जाता है। क्या होता है, एंटी टॉर्क, जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। भाई आपका डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो थीटा एंड टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। एंटी टॉर्क स्टोर होता है या नहीं होता है। अगर आपने स्प्रिंग वाला एग्जांपल पढ़ा हो, F = -kx वाला, जब आप किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है या नहीं होता है। F = -kx वेयर k इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें भी हो जाएगा थीटा, और उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास टो = माइनस लगा देंगे -PE थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब एक टो का फॉर्मूला और होता है, अभी हमने पढ़ा है, जैसे कि F = होता है ma, तो टॉर्क वाले केस में क्या हो जाएगा I × अल्फा।
लीनियर वाले केस में ये और एंगुलर वाले केस में ये फॉर्मूला यूज होता है। 11th क्लास में थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। और इन दोनों को हमको क्या रखना है, इक्वल रखना होगा। अब देखो इसमें छोटी सी बात क्या देखनी है आपको, कि अगर आपको पता होगा कि मैं यहां कहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, देखो F इक्वल टू क्या होता है, -x होता है लीनियर वाले केस में। फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, -ω²x, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप एंगुलर वाले केस में देखोगे तो एंगुलर वाले केस में क्या आ जाएगा, देखो आपका जो टॉर्क होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, और आपका जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो -ω² आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ω², ठीक है। क्लियर है ना, ओमेगा की, जैसे ये लीनियर वाला केस भी बता दिया मैंने आपको, एंगुलर वाला भी बता दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अपन इक्वल रखेंगे, तो I इंटू एल्फा माइनस PE थीटा। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, -ω², क्या है, -ω² माइनस PE थीटा, माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या बच गया, देखो I ω² और ये हो गया PE थीटा, थीटा से थीटा भी कैंसल, ω² क्या आ गया, PE/I, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, √PE/I। ये आपके पास किसकी वैल्यू मिल गई, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू है तो हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना क्या है, अब देखो आपको निकालना है टाइम पीरियड। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 2π/ω, तो 2π, ओमेगा की वैल्यू क्या है अपने पास, PE/I, तो T कितना हो जाएगा, 2π√I/PE। क्लियर है, तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो SHM पर डिपेंड है या एंगुलर एक्सीलरेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एडवांस लेवल का था, ठीक है। तो ये क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का भी एंड कर रहे हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक्स बता दिए हैं और सारे टेक्स्ट बुक के लगभग सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी बता दिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो मूव करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 होगा, जो हमारा होगा गाउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए वो चैप्टर एक ही है, वैसे गाउस लॉ को पहले चैप्टर में ही डाल रखा है, मगर हम इसको सेपरेट करके पढ़ने वाले हैं। और अपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है वो हम गाउस लॉ से पहले पढ़ेंगे, क्योंकि गाउस लॉ की एप्लीकेशन में हमको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो हम उसको गाउस लॉ के साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने अभी तक मैंने जो पढ़ाया है आपने पढ़ लिया होगा, आई होप सो। आप बोर्ड स्टूडेंट हो, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, और जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया उसके नोट्स आपको जरूर बना लेने हैं। कोई डाउट्स हो तो आपको कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज पे पूछने हैं, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।